सो हाय गुजराती मीडिया डॉट कॉम इज़ वेरी हैप्पी कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं और वी लव योर वर्क। यू हैव मेड सम अमेजिंग चॉइसेस। आपने जब भी फिल्में चूज की बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइसेस रही हैं आपकी। सो आई वुड वांट टू नो, आई थिंक वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि फिल्म के बारे में तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ही और शायद कुछ वही सवाल होंगे जिसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुकी होंगी। बट व्हाट मेक्स ऋचा चड्ढा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? I don't know. You tell me. I really don't know how I'm different from. I mean, just doing our jobs. This is what we love to do as artists. हमें ये काम पसंद है और यही काम आता है, तो हम यही काम कर रहे हैं अब। I don't know how different I am from others और what सब लोग अपनी तरफ से तो everybody tries to do good work and everybody tries to make good films. So I really don't know. Sorry, I don't have any answer to this. ओके। चलो मैं कुछ थोड़ा बदल के सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ। आप जब फिल्में पसंद करती हैं कि अच्छा ये हुँ। फिल्म में मुझे काम करना है, तो ऐसी क्या चीज होती है, क्या ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है? ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर हमेशा कोई बहुत आर्टिस्टिक हो, कोई बहुत नोबल रीज़न हो। कई बार क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि कई बार बिल्कुल मॉनेटरी रीज़न हो सकता है। कई बार ये रीज़न हो सकता है कि आपके पास 3 महीने छुट्टी है और आपको लगता है कि अरे 1 महीने एक फ़िल्म करके इतने पैसे कमा लूँ, या ये डेट्स है हमारे पास या इसके साथ काम करना है। कई बार आप किसी के ऊपर फ़ेवर कर रहे होते हैं, कोई आपको बोलता है प्लीज़ मेरी फ़िल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर लो। कई बार आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो हर बार अलग वजह होती है, कोई एक वजह नहीं होती। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऐसी फ़िल्में कम ही मिलती हैं किसी भी कैरेक्टर को जो इतनी ऑथर बैक, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि मैडम चीफ मिनिस्टर। तो मुझे अम, जब इस तरह की कोई फ़िल्म मिलती है तो मैं उसको जल्दी हाँ बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कहानी भी कहनी चाहिए और मुझे लगता है कि आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द रोल। राइट। ओके। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये तो ट्रेलर से ही काफी मतलब विवादों से घिरी हुई रही है और आपको तो डेथ थ्रेट वगैरह भी मिल रहे हैं, तो हाउ डू फील? आर यू फाइंडिंग इट कि क्या ही मतलब सीरियसली आर यू गोइंग टू कम एंड किल मी? आपको कहीं एक आई विल नॉट से फनी बट एक सार्कज्म वाली एक फीलिंग होती है, वो कहीं पे आ रही है? आर यू वरिड? व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ? देखिए, पहले जो विवाद था, जो पोस्टर को लेकर था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी पोस्टर की, उसमें मैं मानती हूँ कि अ, हमारी टीम से चूक हुई। उसके लिए मैंने माफ़ी भी माँगी है और मुझे लगता है कि वो जो है, वो एक गलती थी जो अनजाने में हुई। हमारा मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुँचाना, वरना हम ऐसे सब्जेक्ट पे फ़िल्म ही क्यों बनाते? तो और बाकी ये धमकी-वमकी को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही इस पे, सॉरी, बट मुझे लगता है कि किसी की भी बेवकूफ़ी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कई बार लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल ही असंवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं। तो कोई अम्बेडकराइट होके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का सपोर्ट करे, वो मैं मानती नहीं हूँ, वो असली अम्बेडकराइट हो नहीं सकता, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। और इस फिल्म में एक अंबेडकर की आइडियोलॉजी को समवेयर इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। समवेयर आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर हम राजनीति या हिस्ट्री की बात करें तो आपको पर्सनली कितना इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? लाइक जस्ट जस्ट एज अ ले पर्सन और अ सेलिब्रिटी, हाउ मच डज दिस इंटरेस्ट यू? एज़ अ सेलिब्रिटी तो मैं कभी सोचती नहीं, बट एज़ अ ले पर्सन डेफ़िनेटली मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। इतिहास का पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था। मैंने अपने ऑनर्स, जो बीए ऑनर्स हैं, मेरी डिग्री हिस्ट्री में ही है एक्चुअली। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, उसको मैं उतना ही फ़ॉलो करती हूँ जितना कोई भी मतलब एनी सेन नॉर्मल माइंडेड पर्सन फॉलोज पॉलिटिक्स। अभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जब इंटरफेरेंस होने लगता है पॉलिटिक्स का, तो हर हर कोई मजबूर हो जाता है थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ने के लिए। जैसे कि अगर
कोई एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे कि अगर आधार कार्ड लॉन्च होता है और आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाता है हर चीज़ के साथ लिंक करने के लिए या वग़ैरह-वग़ैरह, तो कहीं न कहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, मैं अपना बैंक अकाउंट क्यों लिंक करूँ, उसके साथ फ़ोन नंबर क्यों लिंक करूँ? वरना और ऑर्डिनरी इंसान मिडल क्लास ज़िंदगी जीता जो है अ, अपने काम से काम रखता है, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने में मसरूफ़ रहता है, उसके लिए पॉलिटिक्स में लोगों में इतना ध्यान नहीं है। शायद इसलिए मतलब टीवी पे रियलिटी टीवी की व्यूअरशिप हमेशा न्यूज़ से ज़्यादा होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होता है। सो हिस्ट्री की बात करें तो इवन व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री एज अ स्टूडेंट, तो कुछ हिस्से होते हैं जो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, कुछ उससे हिस्से बोरिंग लगते हैं। वो टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। बुरे टीचर्स हुँ। होते हैं तो वी डोंट लाइक दोस थिंग्स। व्हिच आर द हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स दैट really impress you, and अगर आपको कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलेगा तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे? जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो मुझे इंटरेस्ट करते हैं आई थिंक ऑफ कोर्स कोई भी जो है वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्सा है वो सबके लिए एक तरह से फेवरेट हो जाता है। और ये मेरा फेवरेट दौर था पढ़ने के लिए और अगर कोई मुझे हिस्टोरिकल कैरेक्टर इंटरेस्ट करता है तो वो है रज़िया सुल्तान जिसने 12वीं सेंचुरी में इंडिया का पूरा किंगडम सल्तनत कंट्रोल की थी, जिसको इनफैक्ट एक स्लेव से मोहब्बत हुई थी। मुझे पता है इस पे एक फ़िल्म बनी है ऑलरेडी बहुत पहले हेमा मालिनी जी की थी फ़िल्म, पर मैं ज़रूर चाहूँगी कोई इस पे दोबारा फ़िल्म बनाए क्योंकि बहुत सुनने में आसान लगता है, पर अमेरिका की आज तक वुमन प्राइम प्रेज़िडेंट आज तक नहीं बनी, तो आप सोचिए 1100 कुछ में 12th सेंचुरी में रज़िया सुल्तान एक वॉरियर थी, एक प्रिंसेस थी, जिनको एक स्लेव से मोहब्बत होती है और जो दिल्ली सल्तनत कंट्रोल करती हैं, तो वो कितनी रेडिकल और रिवॉल्यूशनरी रही होंगी। इंटरेस्टिंग। हुँ, लेट्स होप कि कोई इस पे फिल्म बनाए और आपको ही कास्ट करे उसमें। बिल्कुल अ, मैं तैयार हूँ। और हम फिर से मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आपके लिए खास क्यों है? ख़ास तो है फ़िल्म क्योंकि मेरा अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल है ये और मैंने काफ़ी सारे चैलेंजिंग रोल किए, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को चैलेंज करना बार-बार। पर ये वाला ख़ासा मुश्किल था क्योंकि ये एक इसमें लोगों को तारा से प्यार हो जाना चाहिए विदिन द फर्स्ट 5 और 7 मिनट्स अगर वो नहीं होता, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये चैलेंजिंग था क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हीरोइन जो होती है जिससे सबको अचानक प्यार हो जाता है, वो पूजा की थाली लेके प्रार्थना कर रही होती है या बाल संवार रही होती है, गाना गा रही होती है, हीरो के पीछे घूम रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये आपको शुरुआती कुछ सीनों में आपको नज़र आएगा तारा झाड़ू लगा रही है, बाइक चला रही है, ट्रैक्टर चला रही है, खेत में काम कर रही है, लकड़ी काट रही है और उसकी भाषा और उसकी बोली बिल्कुल लौंडो जैसी है। तो वो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस तरह के हार्ड दिखने वाले कैरेक्टर और हार्ड भाषा बोलने वाले कैरेक्टर को कैसे ऑडियंस के दिलों में जल्दी से उतारें, ताकि वो फ़िल्म से रिलेट कर पाएँ, उसकी जर्नी से रिलेट कर पाएँ। मैं मानती हूँ कि एक्टर जब भी कोई भी कैरेक्टर प्ले करता है ना, तो वो कैरेक्टर का कुछ ना कुछ, या तो वो कैरेक्टर उसमें कुछ ऐड करता है या तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलता है। क्या तारा का कैरेक्टर प्ले करते हुए ऋचा में कुछ बदला या कुछ ऐड हुआ या कुछ कम हुआ? व्हाट डिड इट डू फॉर यू? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्टर हमेशा कैरेक्टर से कुछ ले। ये तभी होता है जब आपको अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं। कई बार आपको बिल्कुल रद्दी कैरेक्टर्स भी मिलते हैं जिनको आप जल्दी से भूल जाना चाहते हैं। वो भी जो बेकार फ़िल्मों में होते हैं, तो आप चाहते नहीं कि उनको याद करें क्योंकि आपको पेनफुल मेमोरीज़ याद दिलाते हैं। तो मुझे लगता है तारा से अगर कुछ सीखना चाहिए तो तारा से मैं अपने आप को निडर समझती हूँ और तारा सच में बिल्कुल बेखौफ है। अम, वो सिर्फ़ उसको अपनी जान का भी डर नहीं है। वो ना सिर्फ़ एक महिला है बल्कि एक दलित आइकॉन है और हर तरह की सितम और जो ट्रेलर में भी जो डायलॉग है, कितने भी बलिदान देने पड़े, कितने भी सितम झेलने पड़े, तो वो उसकी मोटिवेशन ही कहीं और से आ रही है, वो अपने समाज के लिए बोल रही है। उसने अपनी ज़िंदगी का एक गोल डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने समाज के लिए बोलूँगी, अब इनका उत्थान करूँगी। तो मुझे अगर तारा से कुछ सीखना हो तो मैं डेफ़िनिटली उससे सीखूँगी शक्ति, करेज जो कि औरत की पहचान है सहनशीलता, शक्ति।
तो तारा ने आई थिंक मुझे और बेखौफ बनाया है। और आपने बेखौफी की बात की है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप हम ये बात कर रहे हैं, बार बार ये चीज आ रही है कि तारा निडर है, निडर पर्सनालिटी है। आपने खुद कहा कि मैं खुद भी निडर हूँ। कभी भी जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आया है किसी चीज से आप डरे हो, या समथिंग दैट हैज डिस्टर्ब्ड यू विद द फीलिंग ऑफ फियर? मुझे छिपकली से डर लगता है। अ, अभी भी अगर कमरे में कहीं छिपकली हो, तो मैं वहाँ रात को सो नहीं पाती। अ, अगर मैं अपने घर में अकेली हूँ और छिपकली आ जाए, तो मुझे मैं बहाना करके बाहर चली जाती हूँ, या वो कमरा बंद कर देती हूँ और दरवाज़े के नीचे अखबार लगा देती हूँ ताकि वो नीचे से ना आ पाएँ। तो मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो वो बहुत कॉमन सा डर है आई थिंक, छिपकली से डरना। हाँ, और बाकी रियल लाइफ में डर लगना, ना लगना वो नॉर्मल सी बात है। आप अपने अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने माँ-बाप की, जब कोरोना शुरू हुआ था तो मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मेरे माँ-बाप दिल्ली में हैं, मैं बॉम्बे में हूँ। वो उस किस्म का डर बहुत स्वाभाविक है। वो एक डर जो है जो हमें नेचर ने भी दिया है कि हमें आग से डर लगता है। क्यों हमें आग से डर लगता है? ताकि हम उसमें अपना हाथ ना डालें। तो डर भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो मैं डर को भी बहुत सहजता से लेती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो मैं मान लेती हूँ कि मुझे उससे डर लगता है और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? शादी की तैयारियाँ वैक्सीन ट्रायल पर माइक्रोस्कोपिक नज़र रखे हुए चल रही हैं। जैसा वैक्सीन ट्रायल अच्छा होगा, लोग लेंगे उसको, नेतागण लेंगे और अच्छे रहेंगे तो लेंगे और अपने परिवार वालों को भी दिलवाएँगे और फिर हम शादी का प्लान बनाएँगे। जो लोग शोबिज़ में नहीं होते, जो एक्ट्रेसेस नहीं होते, उनको लगता है कि ओह! दिस इज़ माय डे, आई विल ड्रेस अप एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट, मेकअप करूँगी, गाने गाऊँगी, नाचूँगी। पर हमारा तो काम ही वही है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे करीबी कुछ लोग हों और अच्छी-सी जगह हो, थोड़ा बहुत नाच-गाना हो, धूम-धाम हो, बस उतना बहुत है। मेरे को बहुत लैविश या बहुत ग्रैंड कुछ करने का सच में मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं ही एन्जॉय नहीं कर पाऊँगी। पूरे दिन हील्स में इधर से उधर भागती रहूँगी, लोगों को थैंक यू बोलती रहूँगी। मैं खुद को थकाना नहीं चाहती, आई वांट टू हैव फन। Let's hope it happens that way. शादी की बात की है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू, इट्स अप टू यू इफ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैंने अहमद से पूछने की हिम्मत की थी, उसने तो ना बोल दिया था, बट आई एम ऑल्सो बेक ऑफ, तो मैं हिम्मत कर रही हूँ। बहुत ही ड्रामा चल रहा है लव जिहाद को लेकर। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जो संविधान से चलता है, या फिर चलना तो चाहिए कम से कम चाहिए। आइडियली। और हमारा ये देश है जहाँ नरगिस दत्त और सुनील दत्त के मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है हिस्टोरिकली। और मैं उस हिंदुस्तान से बिलोंग करती हूँ। और जहाँ संविधान है अभी तक, जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है जो गारंटी करता है कि कोई भी किसी से प्यार करके उनसे शादी कर सकता है। और ये मुझे लगता है कि जो लोग औरतों के जिस्म और औरतों की एजेंसी या औरतों की मर्ज़ी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूँ। क्योंकि ये वैसा ही कंट्रोल लग रहा है। मैंने किसी की टिप्पणी पढ़ी थी जो कहते हैं कि औरत की खुद की मर्ज़ी भी ज़रूरी नहीं है, बस उसके परिवार की मर्ज़ी ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है ये हमें 4 कदम पीछे ले जाएगा। ये सिर्फ़ धर्म की बात नहीं है, ये बात है कि हम औरतों को कैसे कंट्रोल करें। और बतौर औरत मैं कंट्रोल नहीं होना चाहती और होने भी नहीं दूँगी अपने आप को। दिस इज वंडरफुल, दिस इज सो वंडरफुल एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग इस पूरे मुद्दे को सिर्फ धर्म के उससे ही तोलना चाहते हैं, जबकि ये एक दिस इज अ वेरी वेरी मच अबाउट फेमिनिज्म एंड नॉट अबाउट। या इट्स वेरी डीपली मिसोजिनिस्टिक। इसका इसका रूट इसमें है कि बच्चे हमारे धर्म के हों, इस किस्म की बात। अब ये जो है ये बहुत ही एक पिछड़ी सोच है, जो औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह सोचती है, जिनका कोई मन नहीं है, जिनकी कोई खुद की मर्जी नहीं है, जिनका कंसेंट जरूरी नहीं है। तो मैं तो इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये बहुत ही ज्यादा पेट्रियार्कल सोच है। और मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस सोच के खिलाफ है। व्हाई वुड यू वांट audiences to watch this film? It's an entertaining film. That's it. It's a very entertaining and engaging film about one girl who's an underdog who almost gets killed off but goes and seeks shelter accidentally
in the house of a political activist who ends up teaching her so much that she becomes the chief minister of a very populous and big state in India. So that's why you should watch the film for her journey. Forget about the politics, the caste, the controversies. Just watch it as a film and see this girl's journey from being downtrodden, being beaten up, being brutalized to rising to the top. Who is your favorite politician from history? फेवरेट पॉलिटिशियन तो आई डोंट नो, आई थॉट अकबर वाज अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर, जो खुद डिसलेक्सिक थे और जिन्होंने नए रिलीजन की स्थापना की, हिंदू और मुस्लिमों को साथ में लाने के लिए बहुत सारे काम किए, खुद गैर धर्म में शादी की और बहुत सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें दूसरे दूसरे धर्मों की पढ़ी, रामायण को ट्रांसलेट करवाया, वो सब मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान थे। और करंट पॉलिटिकल क्लास की बात की जाए तो आई थिंक जो जो लेडी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, जिनको देख के मुझे बहुत गुदगुदी सी होती है और खुशी होती है, वो है महुआ मित्रा। वो आई थिंक बंगाल की किसी पार्टी से हैं। Yeah. उनकी मैंने एक स्पीचेस सुनी थी पार्लियामेंट में और मुझे लगा वो कितना बेबाक बोलती हैं और कितनी समझदार हैं और कितनी बेखौफ हैं। Wonderful. It was lovely talking to you, Richa. All the best for your film, and I'm थैंक sure यू। people will love it.